आपके साथ शिवालिका और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज की खास पेशकश मार्गदर्शन। आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को लेकर कंफ्यूजन में हैं या अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में हम एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे और एक्सपर्ट्स हमारे कार्यक्रम में करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे आपका लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। हमारे खास कार्यक्रम मार्गदर्शन में हम आपको उन लोगों से रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। छात्रों के मन में उठने वाले हर सवालों का जवाब उनके पास है और शिक्षा के स्तर को कैसे बेहतर बनाया जा सके, कैसे और ऊपर उठाया जा सके, इसे लेकर लगातार कोशिश कर रहे हैं। मार्गदर्शन की आज की खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से दीपक शर्मा, जो शर्मा कोचिंग क्लासेस अशोका गार्डन भोपाल के डायरेक्टर हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं नम्रता लोधी, जो 12th PCM की स्टूडेंट है। मार्गदर्शन में आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो चलिए मार्गदर्शन की आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम वो सवाल जो स्टूडेंट्स के मन में उठते हैं वो हम लेकर आए हैं, जिसका जवाब आज हमारे साथ शर्मा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मौजूद हैं, वो देंगे। दीपक जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। शर्मा कोचिंग क्लासेस के बारे में हमें बताइए, कितने सालों से कोचिंग क्लासेस चलती आ रही हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पढ़ाए जाते हैं और कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है बीइंग अ टीचर? नमस्कार मैडम, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं अशोका गार्डन में जीबी पंत हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने अपनी कोचिंग संचालित करता हूं, जो कि विगत 12 वर्षों से चल रही है, जिसमें 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के छात्रों को हम पढ़ाते हैं, जो एक 6 से 10 तक के लिए ऑल सब्जेक्ट के लिए है और 11th 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के लिए। अभी हाल ही में हमने कॉमर्स को भी उसमें ऐड किया है और कॉमर्स के लिए भी हमने कुछ फैकल्टीज उसमें रखी हैं। और मैं ये निरंतर देखता हूँ कि हमारी कोचिंग में जो भी बच्चे आते हैं वो बहुत ही शालीनता से और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 12 वर्षों से मैंने काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाया है, जो बहुत अच्छी अच्छी जगह पर और अच्छे अच्छे प्लेसमेंट में गए हैं और उन्होंने अपना नाम और अपने परिवार का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया है। बिल्कुल दीपक जी, 12 साल का अनुभव आपका रहा है, ऐसे में कई तरह के स्टूडेंट्स आपके पास आते होंगे। दीपक जी, मैं जानना चाहूँगी कि जब एक कोचिंग क्लासेस होती है उसमें कई तरह के बच्चे पढ़ते हैं। अगर 30 स्टूडेंट है तो उसमें कई लोग एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, कई लोग थोड़े कमज़ोर होते हैं, किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है तो कोई सब्जेक्ट वीक होता है। ऐसे में एक बहुत ही अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स आपके सामने होते हैं, तो कैसे आप उनकी वीकनेस पर काम करते हैं और कैसे उनकी स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं? क्योंकि एक क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, एक टीचर का हर किसी पे फोकस करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। हाँ, देखिए मैम, क्या होता है कि जैसे 30 या 30+ स्टूडेंट होते हैं तो उनमें जर्नली ये होता है कि सारे वीक नहीं होते हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी वीक होते हैं, तो मैं उनको एक्स्ट्रा क्लास भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए उसमें से 5 या 6 स्टूडेंट हमारे ज़्यादा वीक हैं तो उनको एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम में बुलाकर पढ़ाया जाता है, या नहीं हो पाता है तो फिर उनको अदर फैसिलिटी दी जाती है कि बेटा जब भी आपको टाइम मिले आप कॉल पे पूछ लें, या आपको नहीं आ रहा है तो मैं फ्री हूँ तो आप फ्री टाइम में मुझसे आके बात कर लें, या जब भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं अपना का वर्क कवर नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे कहीं परेशानी हो रही है तो वो आके डायरेक्ट मुझसे पूछ लेते हैं। बाकी जितने भी वीक स्टूडेंट हैं उनको मैं जनरली 2 या 3 बार ही पढ़ाता हूँ, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। उनके लिए मैं उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करता हूँ ताकि मैं उन बच्चों को बहुत अच्छे से गाइडलाइन दे सकूँ, ताकि वो सभी पास हो जाएँ और बहुत अच्छे नंबर ले सकें। निश्चित तौर पर दीपक जी, क्योंकि वीक स्टूडेंट्स जो होते हैं पढ़ाई में अक्सर वो बोलने से भी कतराते हैं, तो ऐसे में टीचर का उन तक एक्सेसिबल होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब टीचर एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, उन पर फोकस करते हैं, तो उन्हें भी फील होता है कि हम भी इस क्लास का एक हिस्सा हैं, इंक्लूसिव वो फील करते हैं, और जो कि बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। नम्रता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नम्रता से मैं जानना चाहूँगी, नम्रता आप अपनी क्लास के बारे में बताइए, क्या कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलता है शर्मा क्लासेस में और कैसा एक्सपीरियंस आपका अब तक का रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी बंसल ग्रुप को कि उसने मुझे यहाँ पे बोलने के लिए बोला है। जैसे कि मैम मैं स्टूडेंट हूँ, तो वो 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ, तो मेरी जो कोचिंग है शर्मा कोचिंग क्लासेस, वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मैं पहले कहीं और क्लासेस ज्वाइन की हुई थी, लेकिन जब से मैं शर्मा कोचिंग क्लासेस में आई हूँ मैंने अपने आप में काफ़ी सारे चेंजेस देखे हैं। पहले मैं 10th क्लास में भी टॉपर थी मेरे स्कूल की, बट जैसे ही मैंने 11th में PCM स्ट्रीम चूज़ की है तब से मेरा थोड़ा सा डाउन हो गया था स्टडीज़ में। बट मैं शर्मा कोचिंग क्लासेस में जब से आई हूँ तो हमारे सर ने हमें ये दिखाया है कि भले ही वो टॉप की स्ट्रीम है, लेकिन अगर आप अपनी वीकनेस को आपकी स्ट्रेंथ बना लेते हैं तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं आगे।
बिल्कुल सही कहा नम्रता आपने। आपकी वीकनेस पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर ये है कि स्ट्रेंथ तो हम अच्छा काम कर ही लेते हैं। कभी कभी हम लोग का साथ ऐसा होता है कि मैथ्स अगर हमारी अच्छी है तो हम डरते नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जो वीक होते हैं वो डर भी अंदर होता है, तो ऑलरेडी हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में अपनी वीकनेस पर काम करना बेहद ज़रूरी है। दीपक जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगी इस बारे में कि डिजिटलाइजेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, मोबाइल अब एक्सेसिबल है सभी बच्चों को, तो ऐसे में क्या आप ऑनलाइन मोड में भी क्लासेस अभी लेते हैं? क्या यूट्यूब स्ट्रीमिंग भी आपकी होती है? किस मोड में आपकी क्लासेस चलते हैं? मैम मेरी दोनों स्ट्रीम में क्लास चलती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीमार पड़ जाते हैं या आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं, या कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो नहीं भेज पाते हैं और उनकी वजह से उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फिर इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ और अब मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसकी एक क्लिप बनाकर यूट्यूब पर भी डाल देता हूँ, ताकि जो बच्चे मेरे यहाँ नहीं भी आते हैं या जिन्हें मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, वो वहाँ से उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लें, समझ लें और उनको पढ़ के वो अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। बिल्कुल दीपक जी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से एक्सेसिबिलिटी अब बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी से डिजिटलाइजेशन बढ़ चुका है, तो हर किसी के हाथ में फ़ोन है और उस फ़ोन का सही इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसे में जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, देखिए दीपक जी की क्लासेस चलती है ऑनलाइन यूट्यूब पे, कोई भी आप कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं। दीपक जी, एक और ऐसा विषय है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी होता है, वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका टाइम मैनेज कर पाना, क्योंकि ढेर सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कोचिंग की भी पढ़ाई है, स्कूल की भी पढ़ाई है और ऐसे में प्रेशर भी काफ़ी होता है। तो आप टाइम मैनेजमेंट अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं कोचिंग में, और आप खुद उस पर किस तरह से अमल करते हैं? देखिए मैम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट का। मैंने अपने बच्चों के लिए एक टाइम मैनेजमेंट बना के रखा है और कुछ बच्चों के हिसाब से भी करके रखा है। इसमें मैंने इस तरह से किया है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 24 आवर्स हैं, तो 24 आवर्स में 5 या 6 आवर्स का आपका स्कूल होता है, इसके बाद 2 या 3 आवर्स की आपकी कोचिंग हो जाती है और जर्नली आप देखेंगे तो 1 या 2 आवर्स आपका सुबह से शाम तक खाने का, पीने का या अदर एक्टिविटी में आ जाता है। इस तरह से यदि हम 10 आवर्स भी पूरा कवर करते हैं तब भी हमारे पास 14 आवर्स बचते हैं। 14 आवर्स में से यदि बच्चा 6 आवर्स स्लीपिंग भी करता है तब भी उसके पास आप ये मान के चलिए 5-6 आवर्स इस टाइप से बच जाते हैं कि वो अपने टाइम को मैनेज कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए यदि स्टूडेंट 10th क्लास में है तो उसके 6 सब्जेक्ट होते हैं। 6 सब्जेक्ट को यदि वो पर डे 1-1 आवर्स भी करता है तो भी आप उसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और यदि 12th क्लास में है तो 12th में जैसे PCM है या कॉमर्स है तो उसमें भी 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 5 सब्जेक्ट्स को यदि वो 1-1 आवर्स भी देता है तो पर डे वो उन 5 सब्जेक्टों को बहुत अच्छे से कर सकता है। और यदि इस तरह से बच्चा अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा है तो वो 1 डे में 1 ही सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़े, तो 5 डेज़ में 5 सब्जेक्ट उसके बहुत अच्छे से हो जाएंगे या 6 सब्जेक्ट उसके 6 डेज़ में बहुत अच्छे से हो जाएंगे, ताकि 1 डे में 1 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से फोकस करने पर उसे बहुत अच्छे से वो समझ में आएगा और उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से क्लियर भी कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से यदि बच्चे टाइम को अपने तरीके से बनाए, यदि अदर किसी से ना पूछते हुए वो खुद कि बच्चा कब फ्री है, वैसे जर्नली लगभग बच्चे के पास टाइम बहुत कम बचता है, क्योंकि स्कूल का वर्क, कोचिंग का वर्क, फिर उसके बाद स्कूल की कॉपीज़ कंप्लीट करना, कोचिंग के होमवर्क को कंप्लीट करना, तो उसके पास टाइम बहुत कम बचता है। तो मेरे हिसाब से यदि बच्चा 1-1 आवर्स भी अपने सब्जेक्ट को दे तो भी वो बहुत अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कर सकता है। बिल्कुल दीपक जी, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि सिर्फ एक बच्चा ही जानता है कि उसे उसका टाइम किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि आप बिल्कुल सही कहा आपने कि कोचिंग का भी उसके पास होमवर्क होता है। अक्सर बच्चों की शिकायतें होती हैं कि हमारे पास होमवर्क इतना होता है कि हम पढ़ाई कब करें, क्योंकि आधा समय हमारा होमवर्क करने में ही निकल जाता है। तो ऐसे में ये आपने ट्रिक बहुत सही बताई है, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि आप जितना समय जिस सब्जेक्ट को अपने हिसाब से दे पाएँ उतना दें। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको 1-1 घंटा ही हर सब्जेक्ट के लिए देना है, आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज करिए। आपका जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसे आप थोड़ा कम समय देंगे तो भी चलेगा, लेकिन पढ़ना नहीं बंद करना है। नम्रता भी हमारे साथ जुड़ी है। नम्रता, आपसे जानना चाहूँगी कि आप एक PCM की स्टूडेंट है, 12th क्लास की, ऐसे में आपका काफ़ी अहम ये वक्त माना जाता है 12th क्लास। आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हैं, कैसे होमवर्क के साथ साथ पढ़ाई को मैनेज करती हैं? यस मैम, जैसे कि मैं PCM की स्टूडेंट हूँ तो मुझे ये चीज़ पता है कि हम लोग हमारे स्कूल का टाइम्स अगर हटा भी दें उसके बाद भी हमारे पास बहुत कम टाइम्स बचता है, बिकॉज हमें कोचिंग्स भी जानी होती है, हमारे काफ़ी सारे डाउट्स भी रहते हैं जिनकी भी क्लासेस हमें अटेंड करनी होती है, और कुछ ऑनलाइन मोड पे भी हमारी क्लासेस हमारे सर लगवाते हैं। तो अगर मैं PCM के हिसाब से आपको सजेस्ट करूं स्टूडेंट्स को भी, तो हम लोग के पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए जितना टाइम बचता है उसके बाद हम लोग इंग्लिश और हिंदी पर कम ध्यान देते हैं, बिकॉज वो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होता है, हम उसे काफ़ी लाइटली लेते हैं।
लेकिन पीसीएम के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश को भी हमें साथ साथ लेके चलना है, बिकॉज रिजल्ट में स्कोरिंग सब्जेक्ट मेनली हमारे हिंदी और इंग्लिश होते हैं। जैसे कि हमारे काफ़ी सारे असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स में भी हमारा टाइम काफ़ी सारा वेस्ट हो जाता है, जिनका कोई ज़्यादा मोटिव होता नहीं है, सिर्फ हमें उसके मार्क्स गेन करने होते हैं। वो तो हम प्रैक्टिकल्स के वाइवा वगैरह में भी गेन कर सकते हैं इफ़ अगर हमने स्टडी की हो तो। लेकिन प्रैक्टिकल्स वगैरह में जो हमारा टाइम जाता है उसकी बजाय आप अपने स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे ना, आपकी जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उस पर, तो मे बी शायद ज़्यादा बेटर होगा। बिल्कुल सही कहा नम्रता, क्योंकि अक्सर हमारे प्रोजेक्ट्स में काफ़ी समय जाता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी शिकायत होती है कि प्रोजेक्ट्स इतने मिल जाते हैं, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने होते हैं, उसमें भी टाइम जाता है, होमवर्क भी होता है, प्लस ये जो वक्त है ये एग्ज़ाम्स के काफ़ी करीब है, तो ऐसे में एग्ज़ाम का डर भी मन में रहता है। एग्ज़ाम के डर से याद आया, दीपक जी आप बताइए कि एग्ज़ाम्स जो एक स्टूडेंट्स के लिए बड़ा टाबू होता है, उनको बहुत डर लगता है एग्ज़ाम से, चाहे वो होनहार बच्चे हों, चाहे वो थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर बच्चे हों, एग्ज़ाम का डर सभी को रहता है। और एग्ज़ाम के समय में टीचर्स का भी एक तरह से एग्ज़ाम चल रहा होता है, तो आप बच्चों को कैसे प्रिपेयर करवाते हैं एग्ज़ाम्स के लिए? क्या टेस्ट सीरीज़ होती हैं, किस तरह से उनको उस एग्ज़ाम के सिलेबस से कोप अप कराया जाता है? ये आपने सही बोला मैम, बच्चों के साथ साथ टीचर का भी एग्ज़ाम होता है, क्योंकि बच्चा तो एग्ज़ाम दे रहा है लेकिन फील्ड में कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट टीचर को करना पड़ता है। टीचर के बिना बैक सपोर्ट के बच्चा कभी ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाता है। मैं अपनी संस्था में पर डे मतलब टेस्ट सीरीज़ चला रहा हूँ, वो किसी भी क्लास का हो, 6th हो, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, किसी भी की क्लास का हो और किसी भी स्ट्रीम का हो, पर डे उनका एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट के जो मार्क्स आते हैं वो मैं पर डे ग्रुप में भी शेयर करता हूँ, ताकि उन मार्क्स को पेरेंट्स भी देख सकें, बच्चा भी देखे, और पर डे कॉपी भी उनके घर भेजता हूँ ताकि उन कॉपीज़ को पेरेंट्स देखें। उसमें फिर जो भी कमियां निकलती हैं मैं उनको सुधारने की पूरी कोशिश करता हूं, उस बच्चे को समझाता हूं कि बेटा आपने यहाँ पे गलती की है, आपको थोड़ा यहाँ ज़रूरत है, आप इस सब्जेक्ट में थोड़े वीक हैं, आप इसको थोड़ा और अच्छे से कीजिए। बाकी कोई पेरेंट्स तो बहुत खुश होते हैं कि सर हमारे बच्चे के आउट ऑफ 75 आए हैं, किसी के बोलते हैं कि 50 आउट ऑफ 50 आए हैं। तो इस तरह से थोड़ा सब्जेक्ट वाइज भी चलता रहता है और उनके टेस्ट वाइज भी चलता रहता है। बाकी मैं बच्चों को नोट्स नहीं देता हूँ, मैं अपने नोट्स खुद बनवाता हूँ। जो मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, वही क्वेश्चन मैं उन्हें बहुत अच्छे से कराता हूँ। बाकी उस तरह से उन्हें जो भी डाउट होते हैं वो अपने पूछते रहते हैं। बिल्कुल दीपक जी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बने बनाए नोट्स जब मिल जाते हैं तो स्टूडेंट सिर्फ उसको पढ़ रहे होते हैं, रट रहे होते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट्स खुद नोट्स बनाते हैं तो उन्हें पता है कि उन्होंने क्या सुना, उन्होंने अपनी भाषा में लिखा, और जब अपनी भाषा में वो लिखते हैं तो उन्हें और ज़्यादा अच्छे से वो याद रहता है। और टेस्ट सीरीज़ के ज़रिए तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक एग्ज़ाम की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एग्ज़ाम के समय सिर्फ एक सिलेबस से रिविज़न भी करें, एक बार नज़रें भी घुमाएं तो वो एक बार रिकॉल हो जाता है। नम्रता, आपसे मैं जानना चाहूँगी, 12th काफ़ी अहम ईयर माना जाता है, बोर्ड्स का साल होता है, ऐसे में एग्ज़ाम का डर आपको भी बना होगा, बिल्कुल बेशक ही एग्ज़ाम का डर होगा, तो आप कैसे इस एग्ज़ाम के डर का सामना कर रही हो और एग्ज़ाम के लिए कैसी प्रिपरेशंस आपने की और कोचिंग ने कैसे आपको हेल्प की है? मैम, जैसे कि अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है तो सारे स्टूडेंट्स प्रेशर में हैं कि हम लोग का रिज़ल्ट कैसे होगा। किसी लोगों ने स्टडीज़ की हैं, नहीं भी की हैं, इवन जिन्होंने की है ना वो लोग भी काफ़ी प्रेशर में है कि उन लोगों की मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हमारे पास अभी भी काफ़ी टाइम है, अगर हम अभी से भी स्टडी करना चाहें तो हमारे पास पर सब्जेक्ट 5 to 6 डेज़ हैं, बिकॉज 25th ऑफ Feb से हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं। लेकिन आप अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए और फिज़िकल पर भी दीजिए, क्योंकि वही आपकी सबसे ज़्यादा एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ बेटर नहीं होगी तो आपके एजुकेशन में, आपकी स्टडीज़ में ऑटोमेटिक आपका मन नहीं लगेगा। सो प्लीज़, आप जिस भी स्टूडेंट्स हैं सबसे मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपनी ध्यान दीजिए और कोई प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास टाइम है, अगर हम चाहें तो अभी भी बेटर कर सकते हैं अपना। बिल्कुल सही कहा नम्रता आपने, क्योंकि पढ़ाई तो एक अल्टीमेट गोल है, उसे अचीव करना ही है, एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, लेकिन उस बीच अक्सर ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को एकदम नज़रअंदाज कर देते हैं। उनके सोने उठने का समय तय नहीं होता है, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है दिमाग पर कि एग्ज़ाम्स के अलावा, रिजल्ट के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। ऐसे में नम्रता ने बहुत एक अच्छी बात बताई है। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आप भी स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर है तो एग्ज़ाम का प्रेशर लीजिए, लेकिन फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर सब
सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर ये दोनों अच्छी रहेंगी तो एग्ज़ाम्स आपके बहुत अच्छे जाएंगे। दीपक जी, जैसे कि हमने फिजिकल और मेंटल हेल्थ की बात कही, एक टर्म आता है स्ट्रेस, एंग्जाइटी और प्रेशर, जो बच्चों पर बहुत ज़्यादा आजकल देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक्सेसिबिलिटी बढ़ती जा रही है चीज़ों की, स्टूडेंट्स बहुत जल्दी इन चीज़ों को समझ ले रहे हैं और ऐसे में स्ट्रेस काफ़ी फील करते हैं। तो आप बच्चों को कैसे मदद करते हैं जब उनको एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है और उनकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ने लगता है? क्या होता है मैम, कभी कभी बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाता है और वो उतना प्रिपेयर नहीं हो पाता है जिस हिसाब से उसे प्रिपेयर होना चाहिए जी। तो मैं क्लास में कभी कभी मोटिवेट भी करता रहता हूँ, उनको बताता रहता हूँ कि बेटा आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम देने जाएंगे, उसमें आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत उम्मीद है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आपके पेरेंट्स का नाम हो, आपका नाम हो। आप स्ट्रेस ना लें, आपको जितना आ रहा है आप उसको बहुत अच्छे से कीजिए ताकि आपको ये लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता है या इसका आंसर मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो कम से कम वो तो आपका एक पक्का रहेगा। क्योंकि जनरली ये देखा जाता है किसी भी क्वेश्चन पेपर में 23 क्वेश्चन होते हैं, 23 में से यदि 1 या 2 क्वेश्चन हमको नहीं भी आते हैं तब भी 21 या 20 हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो उनका स्ट्रेस ना लेते हुए यदि हम उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लें या जिन क्वेश्चनों की आपने प्रैक्टिस की है उनको बहुत अच्छे से करें तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। स्ट्रेस हमारे पास तभी आता है जब हम स्टार्टिंग से हमने कुछ भी ना पढ़ा हो और लास्ट में हमें लगे कि नहीं अब हमारा कल पेपर है और हम 24 आवर्स पहले पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तब बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आता है, डिप्रेशन में जाता है कि हमको कुछ नहीं आ रहा है, हमारी तैयारी नहीं है। इसके लिए यदि बच्चा शुरू से तैयारी करे तो पर डे यदि थोड़ा थोड़ा भी करेगा तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा कर सकता है। बिल्कुल दीपक जी, सही कहा आपने। अगर टाइम से पढ़ाई शुरू कर दी जाए तो आपके पास अभी भी कम वक्त नहीं बचा है। अगर आप पर सब्जेक्ट भी समय बांटना शुरू करें तो आपके पास काफ़ी समय। दीपक जी, जैसे कि आपने बात कही कि जो बच्चे अक्सर पढ़ाई नहीं करते हैं या टाइम पे पढ़ने का उन पर प्रेशर होता है, वो स्ट्रेस के शिकार होते हैं। लेकिन एक तरह की ऑडियंस हमारी ऐसी भी है जिनके ऊपर पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि पेरेंट्स की उम्मीदें हैं, उम्मीदों के बोझ तले बच्चे हैं और बच्चों पर कोचिंग का भी प्रेशर है, बच्चों पर कॉलेज का भी प्रेशर है और बच्चों पर अपने परफॉर्मेंस का भी प्रेशर होता है। तो ऐसे में आप पेरेंट्स की कैसे काउंसलिंग करते हैं कि वो अपने बच्चों से बातचीत करते रहें, कोऑर्डिनेट करते रहें, उन्हें ज़्यादा प्रेशराइज ना करें? मैम मेरा पेरेंट्स से यही कहना होता है कि आप अपने बच्चे को सबसे पहले तो किसी से कंपेयर ना कीजिए, क्योंकि आपका जो बच्चा है ना वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही कहा। जरूरी नहीं है कि आप कंपेयर करेंगे कि देखो इनकी लड़की ने 99 बनाया, उनके लड़के ने 98 बनाया, तुमने क्यों नहीं बनाया। उससे बच्चे को और वो डेमोलाइज होने लग जाता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे ही साथ नहीं दे रहे हैं, वो हमको ही नहीं बता रहे हैं। बल्कि मेरे हिसाब से तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके बच्चे ने यदि 75 बनाया है तो आप उसे मोटिवेट कीजिए ताकि वो 95 बनाए, वो 99 तक जाए। बट पेरेंट्स क्या करता है, बच्चे को कंपेयर करना चालू कर देता है, उससे बच्चे का मन डाउन हो जाता है और फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाता। तो मेरे सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध है कि कृपया आप अपने बच्चों को किसी भी बच्चे से कंपेयर ना करें, बल्कि आप ये देखें कि आपके बच्चे में बहुत अच्छी एबिलिटी है, वो बहुत अच्छा कर सकता है। बस आप उसे थोड़ा टाइम दीजिए, उसे समझिए, उसे समझाने की कोशिश कीजिए और उसके साथ थोड़ा सा टाइम बिताइए। यदि आप 5-10 मिनट भी पर डे अपने बच्चे के साथ बैठेंगे, उससे बात करेंगे, तो वो कभी इतना स्ट्रेस भी नहीं लेगा और वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा। बिल्कुल दीपक जी, क्योंकि आजकल ऐसा देखा जाता है कि मम्मी पापा दोनों ही वर्किंग होते हैं, ऐसे में बच्चा क्या कर रहा है उसकी एक्टिविटीज़ पर अक्सर माँ बाप ध्यान नहीं दे पाते हैं और जब एग्ज़ाम्स आने लगते हैं तो एकदम से उन्हें प्रेशराइज़ किया जाता है कि अरे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अच्छे मार्क्स आने। और एक बात बिल्कुल आपने सही की, उसे मैं हाईलाइट करना चाहूँगी दोबारा कि जब भी कंपैरिजन आता है वो अपने साथ डिमोरलाइजेशन लेकर आता है कि आप अपने बच्चे को जब कंपेयर करना शुरू कर देंगे दूसरों से तो वो अपने आप को डिमोरलाइज महसूस करने लगेगा। उसे लगेगा कि शायद वो जितना अच्छा कर रहा है वो उससे बेहतर कर सकता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है और उसके प्रेशर में भी अक्सर बच्चे खराब परफॉर्म करते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही आपने। नम्रता, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हमारे हर किसी के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया पर हमारा अकाउंट है, तो ऐसे में सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन की तरह तो काम करता ही है और जब आप किसी अहम पड़ाव पर होते हैं अपने पढ़ाई के, तो ऐसे में इस डिस्ट्रैक्शन से आप खुद को कैसे दूर रखती हैं? मैम, सोशल मीडिया बुरी चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया को अगर हम हमारे यूज़ में लेना चाहें तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ें हैं। अगर हम जैसे यूट्यूब है, उसको अगर हम हमारी क्लासेस के तौर पे या हमें जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए अगर हम उसका यूज़ करना चाहें तो यूट्यूब बहुत बेस्ट है। उस पर भी काफ़ी बेस्ट टीचर्स हैं जो अपना सब कुछ दे रहे हैं, जिससे वो अपना बेस्ट भी दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसे व्हाट्सएप पे हमारे स्टूडेंट्स के ग्रुप बने होते हैं स्कूल्स की तरफ से, कोचिंग की तरफ से। मैं भी व्हाट्सएप और यूट्यूब भी बस यूज़ करती हूँ, जिससे व्हाट्सएप पे हमारे जो मैसेजेस वगैरह टीचर्स के थ्रू जो मैसेजेस आते हैं, सिर्फ हम उस चीज़
को ही मैं देखती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत है, वो तो सभी की, सारी स्टूडेंट्स के लिए ही है, और बहुत कम ही स्टूडेंट्स होंगे जो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन बस हम उसको अपनी तरह से यूज़फुल वे में लें तो वो बहुत बेस्ट है। बिल्कुल सही कहा नम्रता, क्योंकि हर कोई बच्चा आजकल सोशल मीडिया पर है और काफ़ी कम एज से ही अब सोशल मीडिया एक्सेसिबल हो गया है। उसके चलते एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पर तो वो होता ही है, क्योंकि कब पढ़ते पढ़ते आप यूट्यूब कोचिंग क्लासेस से कंटेंट देखने लगते हैं, कब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हैं, बच्चों को भी नहीं पता चलता है। और कई बार पेरेंट्स की भी ये कंप्लेन होती है कि बच्चों को फ़ोन तो पढ़ने के लिए दिया है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। इसलिए ऐसे में हमारे जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चे की मोबाइल पर जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर मॉनिटरिंग करते रहिए, क्या किस तरह का कंटेंट वो देख रहा है, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया भी आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, जिसके चलते आप प्रेशराइज होते हैं और अपनी राह से भटक जाते हैं। अक्सर ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं या फिर बहुत ही हल्के में पढ़ाई को लेने लगते हैं। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप लंबे समय से एक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं आप एक कोचिंग क्लासेस के, और बतौर टीचर भी आप काम कर रहे हैं। ऐसे में बंसल ग्रुप के योगदान को आप शिक्षा के क्षेत्र में कैसे देखते हैं? मैम, मैं बंसल ग्रुप को बहुत अच्छे से देखता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मैंने ये विगत वर्षों में देखा है कि बंसल ग्रुप एक ग्रुप नहीं है, बल्कि एक तरह से ब्रांड है एजुकेशन के तौर पे। और मैंने ये देखा है कि बंसल ग्रुप में जाने के लिए बच्चों को मतलब किसी से पूछना नहीं पड़ता है, वो बस नाम सुनते हैं कि बंसल कॉलेज, और वो बहुत जल्दी अपना वहाँ एडमिशन ले लेते हैं। क्योंकि मैंने कई बार अपनी कोचिंग को वहाँ विज़िट कराया है, और मैंने बंसल कॉलेज में जाके अपने जब बच्चों को दिखवाया तो वहाँ के जो लैब हैं, वहाँ के टीचर्स का जो कॉपरेशन है, और जो लैब्स बहुत अच्छी से बनी है, और वहाँ जो स्टाफ ने हमको प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं वो एक बहुत अच्छे तरीके से हैं। तो मेरा ये मानना है कि बंसल कॉलेज बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, और वहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। अभी हाल ही में मैंने अपनी कोचिंग का और स्कूल का भी विजिट कराया था बंसल कॉलेज में, तो वहाँ पर बच्चों ने टीचर से जब क्वेश्चन किए तो उन्होंने बहुत अच्छे से उन बच्चों को एक्सप्लेन किया, उनको बताया कि आप किस तरह से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसका रिजल्ट किस टाइप से होगा। तो मेरे हिसाब से बंसल कॉलेज एजुकेशन के क्षेत्र में बाकी अदर क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बंसल न्यूज़ की ओर से और बंसल ग्रुप की ओर से भी। नम्रता, आपने विजिट किया है बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बतौर स्टूडेंट? मैम, एज अ स्टूडेंट मैंने जब कोचिंग की तरफ से बंसल कॉलेज विज़िट किया तो मुझे वहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा लगा। टेक्निकल एजुकेशन वहाँ की बहुत अच्छी है, एकेडमिक, कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी वहाँ काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और वहाँ 100% प्लेसमेंट्स हैं, 100% सेलेक्शंस हुए हैं, कैंपस सेलेक्शंस भी स्टूडेंट्स के हुए हैं, और वहाँ का टीचर्स का एनवायरनमेंट, वहाँ टीचर्स का बिहेवियर, रिवीजन प्रोसेस, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि इफ़ आप ले रहे हैं तो बंसल कॉलेज में ही लीजिए, दैट इज़ सो बेस्ट। बिल्कुल सही कहा नम्रता आपने, क्योंकि टीचर्स जब कोऑपरेट करते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा होता है, तो बच्चे भी उन तक पहुंचने में हिचकिचाते नहीं हैं, चाहे उनके डाउट्स के लिए हो या कोई भी इनिशिएटिव उन्हें लेना हो। दीपक जी, मैं चाहूँगी कि अंत में जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट, उनके लिए आप कोई संदेश दें और उनको कुछ टिप्स दें आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। हाँ, मैं तो सभी दर्शकों को और बच्चों को यही बोलूँगा कि आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी एजुकेशन पर ध्यान दें, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, 1 मंथ के लगभग बचा हुआ है 10th और 12th के पास। फिर भी ये बहुत कम समय नहीं है, 1 महीना बहुत होता है किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को भी देखा है जो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले अपनी तैयारी कर लेते हैं, और तैयारी करने के बाद 75-80% बहुत अच्छे से बना लेते हैं। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम बिताएं, बच्चों के साथ बैठें, उनकी पढ़ाई पर एक बार नज़र करें, वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने अपनी कोचिंग का भी जो मोनो रखा है उसका नाम है शून्य से शिखर तक। मतलब मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं वो शून्य होकर आते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि उन्हें शिखर तक ले जाऊं, उन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाऊं जहां पर वो जाना चाहते हैं, और उनके पेरेंट्स ने जो मुझसे उम्मीद लगा के रखी है मैं उस पर खरा उतरूं। इसी के लिए मैं सभी पेरेंट्स से कहूँगा कि आप अपने बच्चों पर फोकस करें, उनको टाइम दें और उन्हें बहुत अच्छी एजुकेशन दें। यही मेरा उनसे एक आश्वासन भी है और उनके लिए सलाह भी है। जी, बहुत शुक्रिया दीपक जी, आप हमारे साथ जुड़े। साथ ही साथ नम्रता, आपका भी शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ जुड़े और मार्गदर्शन में अपने विचार साझा किए। साथ ही साथ जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी अहम बातचीत भी आज ये रही होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश